नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी दोगुनी की। शियान में पर्यटन के साथ फोटोग्राफी के दीवाने हुए लोग। नाइजीरियाई मैकेनिक ने कबाड़ से बनाई मोटरसाइकिल। अब समाचार विस्तार से। चीनी सरकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को तवज्जो दे रही है। इसके मुताबिक अपनी पुरानी कारों को नए इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने वाले लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी दोगुनी की जाएगी। यदि ट्रेड इन में नए इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हो जाते हैं तो उपभोक्ता 20,000 युआन लगभग 2,24,000 रुपए तक की सब्सिडी पा सकते हैं। चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के डिप्टी चीफ इंजीनियर शू हाइतोंग का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन की घरेलू कार बिक्री में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। इस ट्रेड इन कार्यक्रम का मकसद घरेलू बिक्री बढ़ाना है। पश्चिमोत्तर चीन के शिनचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश में टमाटर उद्योग में आधुनिक मशीनरी और इनोवेटिव बिजनेस रणनीतियों से बढ़त देखने को मिली है। छांगची होए स्वायत्त प्रीफेक्चर में मानस काउंटी ने 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती शुरू की और करीब एक दशक तक मशीनी खेती को अपनाया। आज वहां स्मार्ट मशीनें कम गुणवत्ता वाले टमाटरों को छानकर अलग कर सकती हैं और हर रोज अच्छी क्वालिटी वाले 600 टन की उपज पैदा करते हैं। स्थानीय किसानों की माने तो टमाटर की खेती आर्थिक तौर पर खूब फायदा पहुंचा रही है। उन्नत मशीनरी के अलावा नए बिजनेस मॉडल ने भी टमाटरों के बिजनेस को नया आयाम दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम से मुमकिन हो गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े छिंगाई शीजांग पठार पर दक्षिण पश्चिम चीन के शीजांग स्वायत्त प्रदेश यानी तिब्बत के एक गांव में मछली पालन का उद्योग फल फूल रहा है। साल 1994 से लेकर 2024 तक दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत ने करीब 1000 पेशेवरों को शीजांग के एक शहर लिंची भेजा। आंकड़ों के मुताबिक क्वांगतोंग प्रांत ने शहर में 900 से ज्यादा परियोजनाओं में 13.4 अरब युआन से ज्यादा का निवेश किया है। विभिन्न सेक्टर में ऐसी पहल को शामिल किया गया है जिसमें स्थानीय विशेषताओं वाले उद्योगों का विकास, लोगों के रहन सहन में सुधार, बुनियादी ढांचे का निर्माण और प्रतिभा संवर्धन शामिल है। उत्तर पश्चिमी चीन के शांशी प्रांत की राजधानी शियान में फोटोग्राफी का क्रेज खूब उफान पर है। चीनी पारंपरिक कपड़े हानफू पहनकर सड़कों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। सभी सांस्कृतिक जगहों पर अपनी फोटो खिंचवाकर इन मीठी यादों को कैद करना चाहते हैं। शियान अपने लंबे इतिहास के लिए लंबे समय से एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल रहा है। साल 2023 में शियान ने 27,80,000 पर्यटकों का स्वागत किया, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इस ट्रेंड के चलते फोटोग्राफी स्टूडियो इसका फायदा उठा रहे हैं। हेयर स्टाइलिंग और मेकअप से लेकर किराए पर कॉस्ट्यूम और फोटोग्राफी तक लोगों के लिए कई तरह की सेवाएं मौजूद हैं। ब्राजील के कॉफी निर्यातक इस साल चीन को कॉफी निर्यात में बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। दरअसल ब्राजीलियन कॉफी एक्सपोर्टर्स काउंसिल के आंकड़ों से साफ है कि पिछले साल के मुकाबले कॉफी निर्यात में 65% की बढ़त होगी। आपको बता दें कि चीन का कॉफी उपभोग बाजार तेजी से बढ़ रहा है। साल 2023 में चीन का कॉफी बाजार लगभग 265.4 अरब युआन तक पहुंच गया, जिसमें पिछले 3 वर्षों में 17.14% की सालाना वृद्धि दर है। 2024 के अंत तक बाजार का आकार बढ़कर 313.3 अरब युआन होने की उम्मीद है। जर्मन ऑटोमोटिव दिग्गज कंपनी फॉक्सवैगन बढ़ती लागत से निपटने के लिए जर्मनी में अपने प्रोडक्शन प्लांट बंद करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा फॉक्सवैगन ने छटनी का भी संकेत दिया है। ग्रुप ने कहा कि उसे जर्मनी में लेबर यूनियन के साथ एक लंबे समय से चले आ रहे 1994 समझौते को रद्द करना पड़ा, जिसका मकसद 2029 तक अनिवार्य छंटनी को रोकना है। हालांकि कर्मचारी पक्ष के साथ इस कदम पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। फॉक्सवैगन फिलहाल दुनिया भर में लगभग 6.5 लाख लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से लगभग 3 लाख जर्मनी में है। अगर यह बंद होगा तो यह कार निर्माता के 87 साल के इतिहास में जर्मनी में ऐसे किसी प्लांट को बंद करने की पहली योजना होगी और इससे जर्मन कंपनी की वर्क काउंसिल के साथ टकराव हो सकता है। नाइजीरिया में एक स्थानीय मैकेनिक बेकार पड़े लोहे को कस्टम मेड मोटरसाइकिल में बदलकर अपना टैलेंट दिखा रहा है। उसके शानदार डिजाइन और हाथ से बनाई गई कीर्तियां किसी भी नामचीन बाइक को टक्कर दे रही हैं। नाइजीरिया के बेन्यू राज्य के 33 साल के जॉनसन लुबेम ने मोटरसाइकिल मैकेनिक के तौर पर कई साल बिताने के बाद 2012 में अपनी खुद की बाइक बनाना शुरू किया और अपने डिजाइन को निखारने में जुट गए।
लुबेम कबाड़ को एकदम नई मशीनों में बदलने के लिए मशहूर है और उन्होंने 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया है। साथ ही 100 से ज्यादा बाइकों को कस्टमाइज और अपग्रेड भी किया है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। क्या आप जानते हैं कि हर साल हम सब मिलकर 2 अरब टन से भी ज्यादा कचरा बना देते हैं? वर्ल्ड बैंक द्वारा छापे गए इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस सारे कचरे का निपटारा करना कितना मुश्किल है। कचरे को सही तरीके से फेंकना वाकई बहुत जरूरी है। ये सिर्फ चीजों को साफ रखने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह हमारी जरूरत की चीजों को बचाने और लोगों और प्रकृति पर बुरे प्रभावों को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। इस ग्रीन पहल में दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन और भारत अपना योगदान पूरे मन से दे रहे हैं। हाल ही में चीन और भारत दोनों देशों में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई है। जाहिर है बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में होमवर्क भी मिला ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस बार इस होमवर्क में खास क्या था? इस बार बच्चों को कबाड़ का इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट बनाना था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बच्चों को कूड़े कचरे में से काम की चीजें ढूंढकर अपना होमवर्क पूरा करना हो। लेकिन जरूरी बात यह है कि भारत और चीन, जो कि सबसे बड़े आबादी वाले देश है, उन्होंने जमीनी स्तर पर बच्चों में जागृति पैदा करना शुरू कर दिया है। इस गर्मी में चीन और भारत के बच्चे पूरी तरह से घरेलू कचरे से बने अनूठे प्रोजेक्ट के साथ स्कूल लौटे, जिसमें दिखाया गया कि कैसे अभिनव समाधान जमीनी स्तर पर शुरू हो सकते हैं। आइए पहले बात करते हैं चीन की। चीन में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां जुलाई और अगस्त के महीने में होती हैं। इस बार की छुट्टियों में चीन के एक स्कूल ने यह मुहिम चलाई कि बच्चों को इन छुट्टियों में दूध के खाली डब्बे या थैलियां इकट्ठी करनी होगी और इस कचरे का इस्तेमाल कर बच्चों को अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा। इसके पीछे स्कूल ने यह मकसद बताया कि आमतौर पर बच्चे बाजार से नया सामान खरीदकर अपना होमवर्क पूरा करते हैं, लेकिन इस पहल से उन्हें फिजूल खर्ची करने से बचाया जा सकेगा और साथ ही कचरे का सही उपयोग भी किया जा सकेगा। दूध के डब्बों के अलावा खाली पेन या उनके रिफिल आदि कुछ भी कचरा बच्चे अपने घर से ही जुटा सकते हैं। इस परियोजना के पीछे का उद्देश्य केवल कचरा प्रबंधन से कहीं आगे है। बच्चों को घर पर पहले से मौजूद सामग्री के साथ काम करने की आवश्यकता होने से यह पहल उन्हें संसाधनशीलता और स्थिरता के मूल्य के बारे में सिखाती है। माता पिता ने इस प्रयास की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह उनके बच्चों को स्वस्थ आदतें डालने के साथ साथ पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद करता है। पूर्वी चीन के चुचियांग प्रांत के एक प्राथमिक स्कूल ने तो ये एक प्रतियोगिता भी आयोजित की, जिसके तहत सबसे ज्यादा दूध के डिब्बे इकट्ठे करने वालों को एक रिसाइकलिंग फैक्ट्री का निःशुल्क दौरा करवाया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, इस मुहिम ने कबाड़ी वालों के भी भाग्य खोल दिए हैं। अब वे भी दूध के डब्बे आदि को बेचकर खूब पैसा बना रहे हैं। चीन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थाओपाओ पर ऐसी कई दुकानें खुल गई हैं जो कचरा बेचकर पैसा बना रहे हैं। सुनने में बेहद अजीब लगे, लेकिन स्कूल की इस पहल ने बच्चों के साथ साथ आम लोगों को भी कचरा के निपटान के प्रति जागरूक किया है और यूं ही नज़रअंदाज कर दिए जाने वाले कचरे को भी काम में लाने का नया तरीका खोजा है। अब बात भारत की करें तो यहाँ भी इस साल बच्चों को कचरे का सही इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग पर खास जोर दिया गया। भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने बच्चों को अपने प्रोजेक्ट में घर के ही कचरे से सामान ढूंढकर प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया। इसके अलावा बच्चों को कचरे के निदान के लिए जागरूक करने वाले काम भी दिए गए, ताकि बच्चों को भी कचरे के निपटारे के बारे में बताया जा सके। इन दिनों भारत के कई नामी ग्रामीण स्कूल जीरो वेस्ट पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है जिनसे कचरा पैदा ही ना हो। इसका उद्देश्य छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हुए उचित कचरा निपटान और रिसाइकिल के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इन कार्यों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करके स्कूल पर्यावरण के प्रति चेतना की नींव रखने की उम्मीद करते हैं। हालांकि बच्चों के होमवर्क प्रोजेक्ट एक छोटे से योगदान की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भारत और चीन दोनों ही प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी स्थिरता के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे हैं। इतनी कम उम्र में बच्चों को शामिल करके ये देश पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों की एक नई पीढ़ी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।